दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि किसान आंदोलन मोदी सरकार की और बीजेपी की गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। कुछ खबर आई थी कि किसान आंदोलन खत्म होने वाला है और सब तंबू उखड़ चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टिकैत के आंसू ने पूरी बाजी पलटी, उसके साथ ही साथ बीजेपी की 3 राज्यों की सरकार भी खतरे में आ गई है। जी हां, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार खतरे में आ गई है किसान आंदोलन को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने जल्दबाजी में जो फैसला लिया और अपने पुलिस से कहा कि जाइए और किसानों को वहां से खदेड़ दीजिए, किसानों को उनका आंदोलन मत करने दीजिए, उसके बाद जिस तरीके से टिकैत के गांव में और जितना भी जो जाटलैंड जो कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है जिसे जाटलैंड जो कहते हैं, वहां के तमाम जाट जो है वो सड़कों पर उतर आए टिकैत के समर्थन में। और जिस तरीके से आए दिन अलग अलग गांव में जो खाप पंचायतें और महापंचायतें हो रही है, वहां पर टिकैत को जो समर्थन मिल रहा है वो यकीनन मोदी, शाह और योगी की परेशानी में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। क्योंकि जो जाटलैंड कहा जाता है, और खासकर ये समझने वाली बात है कि जो जाट बिरादरी के जो लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश में जब 2014 का चुनाव था, अमित शाह ने जाट बिरादरी के नेताओं से मुलाकात की थी और जाट नेताओं से और जाट जनता, जो जाट लोग हैं, उनसे मुलाकात करके ये कहा था कि यह पानीपत की आखिरी लड़ाई है, इसमें आपको हमारा साथ देना होगा। और उसके बाद अमित शाह ने वोट लेने के बाद जो कुछ भी किया, मोदी ने और अमित शाह ने इन किसानों के साथ, इन जाटों के साथ, वो पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया और अपने पुलिस से कहा कि किसानों को खदेड़ दिया जाए, सड़कें खाली करवा ली जाए, उसके बाद क्योंकि योगी जो है वो जहां से आते हैं गोरखपुर से, एक मठ से निकलकर वो आए, उन्हें शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा। कुछ अधिकारी, कुछ अफसर बिरादरी के लोगों ने उनसे जो कहा वो उन्होंने कह दिया, वो उन्होंने कर लिया। क्योंकि जाट जो वोट है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 विधानसभा सीटें ऐसी है जो सीधे तौर पर जाट बिरादरी तय करती है कि वहां पर कौन जीते कौन हारे। ये तमाम सीटें बीजेपी की झोली में गई। जाट जो है वो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से टिकैत के साथ में जो किया, क्योंकि यहां पर ये जाट बिरादरी के लोगों को ये बात लग गई कि योगी के आंसू आंसू, मोदी के आंसू आंसू और टिकैत के आंसू, क्या कुछ किया बीजेपी ने और किस तरीके से मुहिम चलाई बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने टिकैत के आंसू को लेकर। ये बात जाट बिरादरी को काफी चोट पहुंचाने वाली है और इसीलिए जाट बिरादरी ने जो है वो योगी, मोदी और शाह के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान कर दिया। जिस तरीके से अब गाजीपुर में लोग जो उमड़ रहे हैं, आए दिन जो महापंचायत उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो जो है वो बीजेपी को हैरान कर रही है। और इसीलिए इस बात का एहसास योगी आदित्यनाथ को हो गया, इसीलिए उन्होंने फौरन अपनी पुलिस को रोक लिया, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश की 40-45 सीटें जो है विधानसभा की, वो जाटों के हाथ में, खासकर जो बालियान बिरादरी जो होती है और बालियान की जो खाप पंचायतें जो होती है, उनका बड़ा दखल रहता है इन 35, 40, 45 जो सीटें हैं उस पर। ये विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 15 से 17 लोकसभा की सीटें भी है जिन पर सीधे तौर पर जाट बिरादरी वहां पर काफी महत्व की भूमिका में रही है। 2014 और 2019 में ये तमाम सीटें जो बीजेपी की झोली में जो है वो जाटों ने ला कर दी थी। इसके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड के भी जो सरहदी, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर भी जाटों का काफी ज्यादा महत्व है। इसके अलावा हरियाणा जो है, हरियाणा में जाटों का जबरदस्त गढ़ है।
इसके अलावा राजस्थान बात करें तो राजस्थान में जाटों का गढ़ है। हालांकि राजस्थान में जो है वो सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन जाट वोट जो होता है वहां पर बड़ा अहम रहता है। तो ये हमने बात की उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की। हरियाणा में भी जो है वो बीजेपी और जेजेपी के विधायक जो है वो इस्तीफा देने लगे हैं और उनका साफ कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, हम टिकैत के साथ हैं और हम भाजपा सरकार के साथ नहीं हैं। तो ऐसे में जो दुष्यंत चौटाला हैं उन पर अब दबाव जबरदस्त बढ़ रहा है। हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को फैसला करना ही होगा और जिस तरीके से अब टिकैत के लिए जो समर्थन उमड़ रहा है, जिस तरीके से अजीत सिंह और दुष्यंत जो है वो सामने आए, उसके बाद जो है वो दुष्यंत चौटाला पर भी अब दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि जाटों का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि देश भर में बिल्कुल पंजाब को माना जाता है किसान सबसे ज्यादा वहां पर फसल उगाते हैं, लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं, गन्ने की जबरदस्त खेती यहां पर होती है, काफी परिपक्व यहां की जमीन मानी जाती है। एक मामला ये था कि चौधरी चरण सिंह, वो एक वक्त था कि जब रैली में उनको पहुंचना था और जब वहां पर रैली में वो पहुंचे तो काफी उनको देर हो गई वहां पहुंचने में। चौधरी चरण सिंह ने वहां के लोगों से माफी मांगी और कहा कि भाई मैं एक गरीब और आम नेता हूं, मेरे पास में जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और दूसरे जो बड़े नेता हैं उनकी तरह मेरे पास में हेलीकॉप्टर नहीं है कि मैं हेलीकॉप्टर में जल्दी से उड़कर आपके पास आ जाऊं। मुझे सड़क के रास्ते से कार के जरिए मुझे आपके पास आना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आप मानिए वहां पर उन्होंने जो मीटिंग करनी थी वो मीटिंग की। मीटिंग खत्म होने के बाद उन तमाम जाट लोगों ने मिलकर हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए रकम जमा कर चौधरी चरण सिंह के चरणों में डाल दी और कहा बाबा लीजिए आप अपना हेलीकॉप्टर खरीदिए इससे। तो ये वो ताकत थी जाटों की। इस ताकत का शायद एहसास मोदी, योगी और अमित शाह को नहीं है और इसीलिए अब जो है वो इसी वजह से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार खतरे में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। इसके अलावा राजस्थान जो है वहां के जाट भी जो है बिदक रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोदी और शाह की नीति इतनी कमजोर कैसे है, जिसे कभी चाणक्य कहा जाता था, उससे इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे हो रही है। दूसरा हमने देखा कि अचानक ही महापुरुष आज प्रकट हुए मन की बात करने के लिए। इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। लोगों को उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करेंगे मन की बात में वो किसानों की बात करेंगे, लेकिन हैरानी की बात है कि मन के बात के कार्यक्रम में उन्होंने किसान आंदोलन की कोई बात नहीं की। लेकिन बड़ी ही चतुराई से महापुरुष ने यहां पर भी राष्ट्रवाद का कार्ड खेलने की कोशिश की और लोगों को उकसाने की कोशिश की। लोगों को यह बताया कि देखिए लाल किला पर किस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं, लाल किले पर तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। बिल्कुल लाल किले पर तिरंगा लहराना चाहिए, वहां पर निशान साहिब या किसी भी धर्म का कोई झंडा वहां पर नहीं लहराना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां पर झूठ ये कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगे का कोई अपमान लाल किले पर नहीं हुआ। हम अपने पहले भी बता चुके हैं हमारे दर्शकों को कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। जहां तिरंगा लहराया गया था वहां पहले से तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा रहेगा। दूसरी तरफ जो है वो यहां पर ये निशान साहिब जो लहराया गया था, तिरंगे का वहां कोई अपमान नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों को उकसाने की बात की, क्योंकि हम जो बार बार ये बात कहते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये वो क्या कहें हम उन्हें कि ये वो लोग हैं जो बड़ी ही चतुराई से राष्ट्रवाद का चौला इस तरह से ओढ़ लेते हैं कि उन पर किसी को शक ना हो, कोई उन पर आवाज ना उठा सके, कोई उन पर सवाल ना उठा सके। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। कुछ लोगों की नींद अब खुल चुकी है, कुछ लोग जागने के बावजूद भी सोने का ढोंग कर रहे हैं। जरूर उनकी नींद भी खुलेगी, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि आखिरकार बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है। क्योंकि यहां सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसान और मोदी सरकार के मंत्री के बीच में महज एक फोन कॉल की दूरी है। प्रधानमंत्री जी आप गुजरात में जाकर किसानों से बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, आपके मंत्री की एक फोन की कॉल की दूरी आप बता रहे हैं। आप खुद दिल्ली में रहकर दिल्ली में मौजूद किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
आखिरकार किस चीज का डर आपको सता रहा है? यह सवाल इस वक्त देश के जनमानस के जहन में उठ रहा है और इसका जवाब मोदी शाह को जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप कितनी चालाकी से मुद्दों को डाइवर्ट कर देते हैं यह जनता को अब समझ आने लगा है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ है, प्रधानमंत्री जी तिरंगे का अपमान जब हुआ तब आप क्यों कुछ नहीं बोले? जब एक बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए कुछ गुंडे तिरंगे को लेकर सड़कों पर उतरे थे, तिरंगे का अपमान कर रहे थे, वो तिरंगे की आड़ में एक बलात्कारी को बचाने के लिए उतरे थे, उस वक्त आप खामोश क्यों रहे? तब आपको तिरंगे का अपमान नजर नहीं आया? प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली पुलिस एक ट्रैक्टर पर लगे हुए तिरंगे को डंडे मार मार के तोड़ रही थी, तब आपको तिरंगे का अपमान नजर नहीं आया? प्रधानमंत्री जी आपके बीजेपी का जो नया मुख्यालय आपने बना रखा है, बड़ा आलीशान 7 स्टार होटल नुमा आपने जो ये अपना कार्यालय बनाया है दिल्ली के अंदर, वहां पर तिरंगे की जगह पर सबसे ऊंची टोच पर वहां पर आपने भाजपा का झंडा लहराया है। बेहतर होता कि वहां पर तिरंगा लहराते, उसके बाद आप राष्ट्रवाद की बात करते। जब आपके एक राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगे की जगह पर भाजपा का झंडा लहराते हैं और वहां पर राष्ट्रगान गाते हैं, तब आपको तिरंगे का अपमान नजर नहीं आया मोदी जी? और अब यहां पर आपको तिरंगे का अपमान नजर आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो पत्रकार राजद्रोह राष्ट्रद्रोह कर रहा है वो सलाखों से बाहर है, लेकिन जिस पत्रकार ने यह सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से पुलिस खड़ी हुई तमाशबीन बनकर नजारा देख रही है और कुछ गुंडे किसानों को पीट रहे हैं, किसानों पर पथराव कर रहे हैं, यह खबर जिस पत्रकार ने दिखाई, आपकी पुलिस ने उसको उठाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। आखिरकार ये क्या है? जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिसने राष्ट्र के खिलाफ जो काम किया, वो अर्नब गोस्वामी, वो आजाद घूम रहे हैं और आप सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को जेलों में ठूंस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मनदीप पुनिया की। मनदीप पुनिया वो पत्रकार हैं जिन्होंने खबर दिखाई थी कि पथराव किस तरीके से किया जा रहा है, पुलिस खड़े होकर तमाशबीन बनकर देख रही है। इसके अलावा एक और खबर यह थी कि बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने जो खबरें फैलाई कि एक पंजाबी, एक सिख सरदार जो है वो तलवार से लेकर आया है, पुलिस वाले वहां खड़े हुए हैं। इसको बीजेपी आईटी सेल ने खूब भुनाया कि देखिए किस तरीके से पुलिस पर जो हमला कर रहा है ये सिख। लेकिन उसकी हकीकत ये थी कि वो सिख अपने टेंट के अंदर बैठा हुआ था, भीड़ आई पुलिस की मौजूदगी में, उस सिख को मां बहन की गालियां देने लगी और उसके बाद गुस्से में आकर सिख जो है अपने बचाव में बाहर निकला तलवार लेकर। यह असलियत थी इस खबर की। लेकिन बीजेपी आईटी सेल क्या काम कर रही है? दूसरा, कुछ दिनों से 2 दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और बीजेपी आईटी सेल इसे बढ़ चढ़कर हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से दिल्ली की जनता को किसानों ने ट्रैक्टर तले रौंद दिया। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और सच्चाई बताई कि यह वीडियो जो है वो दिल्ली का नहीं है, यह वीडियो जो है वो पंजाब का था। एक टैंकर लेकर, पानी का टैंकर लेकर कोई जा रहा था, अब उसकी ब्रेक फेल हुई थी या जो भी हुआ था, उसने कुछ महिलाओं को जो है वहां पर कुचल दिया था। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, यह खबर थी। लेकिन बीजेपी आईटी सेल आपको क्या दिखा रहा है? हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप तक जो है वो जहर परोसा जा रहा है, इस बात को समझना होगा। दूसरा, हम जिस मनदीप पुनिया की बात कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से जजों की खरीद फरोख्त की जो बात की थी चैट में, वो बातें यहां पर आप सोचिए कि मनदीप पुनिया को 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने 2 बजे से पहले ही मनदीप पुनिया को कोर्ट में पेश कर दिया। वो भी डिफेंस के वकील हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ही मनदीप पुनिया को कोर्ट में पेश कर दिया गया और जज ने जो है वो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह है हमारे देश का कानून कि एक पत्रकार, उसने सच्चाई दिखाई, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, भाजपा राज में जो है वो ये कह सकते हैं कि देशद्रोह करके भी पत्रकार कुछ आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि वो
गोदी में बैठे हुए मीडिया के पत्रकार हैं, जबकि जो सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार हैं उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है। ये इस देश की कड़वी सच्चाई है। जब पत्रकारों को ही आप इस तरीके से उठा के जेलों में ठूंस देंगे तो आम जनता तो फिर अपने हक के लिए आवाज कहां से उठा पाएगी? मोदी जी, इस बारे में सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अगर बेल का बटन न दबाया हो तो बेल का बटन जरूर दबाइए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।